नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। इसे हम हिंदी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो हम पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में। दोनों ही चैप्टर मिलाकर कुल 12 नंबर का आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में। तो ये चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, अध्याय 11। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं एक बार। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत क्या है ये पढ़ना है। फिर हमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन पढ़ना है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में हमें पढ़ना है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक के साधन के रूप में हम उपयोग करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड मतलब वाहक। प्लाज्मिड की जगह मैं आप वेक्टर अगर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसे हम वाहक कहते हैं। और इसके अलावा हम उपयोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन सी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स, साधन हम उपयोग कर रहे हैं ये देखेंगे। फिर ये कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो यह वैसी तकनीक है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रक्रमों का विकास किया जाता है। तो इसकी परिभाषा है। कभी कोई आपसे पूछे कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है, तो यह क्या है? इसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रक्रमों का विकास किया जाता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें, एंजाइम का उपयोग करके, इन एंजाइमों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रोसेस बना रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर आपके मान को चलो इंसुलिन बनाना है, क्या बनाना है? इंसुलिन बनाना है। तो ये इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी जीव का उपयोग करेंगे, यानी हम मान लेते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु का उपयोग करेंगे। इस जीवाणु के अंदर हम इंसुलिन बनाएंगे और इंसुलिन किसके काम आएगा? मानव के उपयोग में आएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी में जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके हमारे लिए यानी मानव के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रक्रमों का विकास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डबल रोटी बनाना, शराब बनाना, सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रम होते हैं, ठीक है। इसे हम वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ यानी EFB द्वारा इस जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या परिभाषा दी गई है। कभी कभी आपसे सिंपल पूछ लेगा कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताइए, EFB द्वारा दी गई परिभाषा, ठीक है। तो EFB यानी यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ ने क्या परिभाषा दी है, तो उन्होंने कहा है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं और उसकी अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। क्या कहा इन्होंने EFB ने, कि हम नए उत्पाद बनाने के लिए या कोई सेवा बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, जीवों का उपयोग कर रहे हैं, उनकी कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनके अंगों का उपयोग कर रहे हैं और उनके आणविक अनुरूपों का समायोजन कर रहे हैं। मतलब उनके DNA में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, उनके आनुवांशिक तत्वों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा दी गई थी। तो इसे आप याद रखें। इसके बाद मैं बात करूँ जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखो, हमने 3 चीज़ें देखी थी शुरुआत में। हमें इसमें क्या पढ़ना है, पहले सिद्धांत पढ़ना है, फिर जो जो टूल्स इसमें उपयोग किए जा रहे हैं वो पढ़ना है, और तीसरे में हमें इसका प्रक्रम पढ़ना है यानी प्रोसेसिंग पढ़नी है। तो सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो सिद्धांत की बात करें, 2 सिद्धांत होते हैं, ये 2 प्रमुख तकनीकों का इसमें योगदान है। पहला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। सामान्य भाषा में कहूँ तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ तो बनाना, कोई नई चीज़ का सृजन करना, मॉडिफाई करना, उसको बदलना। ये सब किस में आता है? इंजीनियरिंग में आता है। तो आनुवांशिक लिखा हुआ है, इसका मतलब आनुवांशिक तत्व कौन सा होता है? DNA। DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक तत्व है। इसमें जब हम कुछ बदलाव कर देते हैं, इस DNA में या RNA में जब हम कुछ बदलाव कर देते हैं और उससे एक नया लक्षण विकसित करते हैं, एक नए जीव को बनाते हैं या एक नए उत्पाद को बनाते हैं, तो उस तकनीक को हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों यानी DNA या RNA की रसायन में कुछ परिवर्तन करे, लिखा हुआ नहीं है, रसायन में परिवर्तन कर इसे परपोषी जीवों में यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में
परपोषी जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके अंदर हम वो डीएनए डाल रहे हैं। देखो इसमें नॉर्मली हम करते क्या है कि कोई जीव है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, उस गुण को हम बाहर से लेके उसके डीएनए को लेकर इसके अंदर स्थापित कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कोशिका। ठीक है, इसको हम इसमें इंसर्ट कराकर, प्रवेश कराकर उसके अंदर कुछ फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंदर। फिर क्या है, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं में वृद्धि करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा काम करेंगे इंजीनियरिंग का, ये जो पूरा काम करेंगे इसको हम कैसी जगह पर करेंगे, एक ऐसे माहौल में करेंगे जो रोगाणु रहित हो। तो हम ये पूरी प्रक्रिया जो है वह रोगाणु रहित वातावरण में करते हैं। ठीक है, और इसमें करते क्या हैं, हम जैव प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, यानी एंटीबायोटिक बनाते हैं, टीके बनाते हैं, यानी वैक्सीन, एंजाइम्स बनाते हैं, इन सब का निर्माण इसमें करते हैं। करते क्या है, देखो सामान्य से चीज़ें मैं बता दूं कि हम एक वेक्टर लेते हैं। वेक्टर जिसे हम आगे जब पढ़ोगे आपको तो समझ में आएगा कि इसे हम एक वाहक कहते हैं। वाहक जैसे ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी अगर मैं कहूँ आपको इंदौर से भोपाल जाना है, तो इंदौर से भोपाल जाने के लिए आप जो संसाधन उपयोग करेंगे, या तो बस से जाएंगे, या कार से जाएंगे, या बाइक से जाएंगे, तो जो भी साधन आप यूज़ करेंगे, वाहन यूज़ करेंगे, उसे हम वाहक कहते हैं। वैसे ही कि किसी भी डीएनए को जो आपको चाहिए, जैसे कि जो वांछित जीव है, वांछित गुण है, वो आपको किसी दूसरे जीव में डालना है उसका डीएनए, तो उस बाहरी डीएनए को उस नए ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए आपको जिस वाहक की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम वेक्टर कहते हैं या वाहक कहते हैं। और वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो वायरस का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे वेक्टर हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें जो समझने वाली हैं वो अपन यहाँ देख लेते हैं। शॉर्टकट में चल रहे हैं थोड़ा, जिससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके। इतना टाइम नहीं है कि हम इसे डिटेल में पढ़ सकें अभी। तो जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक होता है जीन क्लोनिंग और एक होता है जीन स्थानांतरण। जीन क्लोनिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो जीन है, यानी डीएनए का छोटा सा जो पार्ट है, सेगमेंट है, उसकी हम बहुत सारी कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, उसकी कॉपी बनाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। और जीन स्थानांतरण का मतलब कि एक जीन जो अभी बाहर यहाँ है, उस जीन को हम दूसरे जीव के अंदर डाल देते हैं, ये क्या कहलाता है, जीन स्थानांतरण कहलाता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों का उपयोग करके हम पुनर्युगज डीएनए बनाते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए सेगमेंट, एक ऐसा डीएनए अणु जिसमें कोई बाहरी जीन पाया जाता है, जिसमें कोई बाहरी जीन लगाया गया है, या हम यूँ कहें जिसमें हम चाहा गया डीएनए जोड़ देते हैं। ऐसे बने हुए नए डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीव में हम स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अभी प्रक्रिया करते कैसे हैं ये अपन आगे देखेंगे। इस तकनीक में हम कुछ डीएनए तकनीक के साधनों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रतिबंधन एंजाइम। यह जो प्रतिबंधन एंजाइम है, इसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब जो अंदर से काट रहा है, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ रहा है, ऐसे एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। प्रतिबंधन मतलब जिसके ऊपर क्या है, कोई बंधन लगा हुआ है कि वो किसी भी डीएनए को किसी एक जगह से ही काटेगा, किसी भी अपने मन से कहीं भी नहीं काटेगा। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। यह जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होता है, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, यह डीएनए सेगमेंट को अंदर से काटता है। वैसे तो प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। ये जो हम इसमें उपयोग करते हैं उसे हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर से जो काट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंद सेकंड था। यह क्या करता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को विशिष्ट क्रम पर काटता है। ठीक है,
और इसमें एक विशिष्ट क्षारक्रम होगा, जैसे कि कोई एक क्षारक्रम दिया है ATTGC, तो वो इसे यहीं से काटेगा और कहीं से नहीं काटेगा। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कुछ चीज़ें कि जो न्यूक्लियस है यानी प्रतिबंधन एंजाइम है उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो इसके नामकरण में जो पहला शब्द होता है वो वंश का होता है, और जो दूसरा शब्द होता है और तीसरा शब्द होता है वह उसकी जाति से लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए EcoR1, EcoR1 जो है, इसमें इको का मतलब हो गया एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है, एस्केरिशिया कोलाई, और R1 का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, मतलब पहला वाला एंडोन्यूक्लियस ये है। ठीक है, इसके बाद कुछ विशेषताएं होती हैं एंडोन्यूक्लियस की। एंडोन्यूक्लियस की क्या विशेषता है कि यह क्या है, डीएनए को भीतर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं और काटने के बाद उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाते हैं। कैसे बनते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही काटते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं कि किसी भी शब्द को हम इधर से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें, दोनों ही तरफ से वह एक जैसा होता है। जैसे कि मलयालम, मलयालम, आप इधर से पढ़ लो मलयालम तो मलयालम होगा, इधर से पढ़ोगे तो भी मलयालम ही होगा। तो इस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसे दिखाई देते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यही करता है कि इसी सीक्वेंस को देखता है और वहीं पर इसको काट देता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि EcoR1 है, क्या करता है, GAATTC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये GAATTC, इसे यहाँ से पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, GAATTC। तो एक ऐसे सीक्वेंस हो गए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गए। ठीक है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम हो गए। इसको काटता है, यहाँ से काटेगा और यहाँ से काटेगा। ये कौन काट रहा है, EcoR1 काट रहा है, EcoR1 इसे काट रहा है। ठीक है, अब काटने के बाद ये क्या करता है, इसके अंदर एक चिपचिपा छोर का निर्माण होता है। इस चिपचिपे छोर को हम स्टिकी एंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कह सकते हैं, चिपचिपा छोर। इस चिपचिपा छोर का ये इसलिए होता है जिससे कि जब कोई दूसरा डीएनए इसके साथ में जुड़ेगा तो आसानी से चिपक सके। तो उसको चिपकाने के लिए, डीएनए टूल को चिपकाने के लिए चिपचिपे छोर का निर्माण कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधन एंजाइम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, देखो हमने क्या किया, ये हो गया संवाहक डीएनए, मतलब हमारा वेक्टर डीएनए। ठीक है, वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए। ठीक है, संवाहक डीएनए। ये हो गया बाहरी डीएनए। बाहरी डीएनए मतलब ऐसा चाहा गया डीएनए जिसकी गुण हमें इस वाले किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में चाहिए। तो हम इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे, दोनों को एक ही एंजाइम से हम काट देंगे। इसको काटने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ चिपका देंगे। चिपकाएंगे कैसे, चिपचिपे छोर से। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे लाइगेज एंजाइम की सहायता से, तो जो हमारा नया डीएनए बनेगा, इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे या पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद उन्होंने बताया है ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, कैसे होती है पूरी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिया, बाहरी डीएनए लिया, कोई भी एक ऐसा डीएनए जो हमें चाहिए, जिसके गुण हमें अपने किसी जीव में चाहिए। दूसरा संवाहक डीएनए, जिसके द्वारा ये डीएनए क्या होगा, उस जाति में या उस जीव में पहुंचेगा। ठीक है, इन दोनों को हमने किससे काट लिया, प्रतिबंधन एंजाइम से दोनों को हम काट लेंगे। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। इनके काटने के बाद इनको हम आपस में लाइगेज एंजाइम से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने। अब ये जो बन गया इसे हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया या पुनर्योगज डीएनए कह दिया। इस पुनर्योगज डीएनए को हम क्या करेंगे, इसका स्थानांतरण करेंगे किसी भी कोशिका में। उस कोशिका में जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करते हैं, उस कोशिका को हम होस्ट कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका को जब इसमें स्थानांतरित करते हैं तो 2-3 तकनीक का उपयोग करते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, जिनमें एक है जीन गन तकनीक। ठीक है, दूसरी में लिया वो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक। तो ऐसे कुछ तकनीक है जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहरी डीएनए है या चाहा गया डीएनए है उसको, और जो संवाहक डीएनए उन दोनों को हम काट देंगे। काटने के बाद काटेंगे किससे, हम इसे प्रतिबंधन एंजाइम से काटेंगे। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम इसे कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। और ये जो कोशिका होगी उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे या
रूपांतरित कोशिका कहेंगे और जो डीएनए होगा उसे हम पुनर्युगज डीएनए कहेंगे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, इसमें वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब एक चीज़ और आती है कि जब हमने प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए को काटा, डीएनए को हमने क्या कर लिया, काट लिया, किसकी सहायता से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। ये हमारा टुकड़ा है डीएनए का जो हमने काट लिया। इसी डीएनए को अब आपको दिख तो नहीं रहा है कि डीएनए कहाँ है, कितना बड़ा है, कौन सा सेगमेंट है। तो इस डीएनए को अलग करने के लिए हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जेल विद्युत का संचलन कहते हैं। तो आप इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। इसमें हुआ क्या, इसमें हमने जैसे ही प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए को काटने के बाद इसके बहुत सारे खंड हो जाते हैं। इन खंडों को हम अलग करते हैं इस पूरी प्लेट पे। इस प्लेट को अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेट है, इसी प्लेट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसके अंदर जो जेल भरा हुआ है उस जेल को हम अगारोस जेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अगारोस जेल कहते हैं। और इस जेल को जब हम इस पर डाल देते हैं तो इसके बाद इसमें एक मीडियम बन जाता है। और जब इन कूप के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डीएनए खंडों को डाल देते हैं, तो डीएनए यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। डीएनए कैसे चार्ज का? नेगेटिव चार्ज का। तो डीएनए यहाँ से यहाँ की ओर आगे बढ़ता है, ऐसे जाता है, चलता है। तो आपको पता है जो छोटा खंड होगा डीएनए का वो आगे पहुँच जाएगा, जो बड़ा खंड होगा वो पीछे रह जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बड़े बड़े खंड है वो पीछे रह गए हैं, छोटे खंड है वो आगे आ गए हैं। तो उसकी साइज़ के आधार पर यानी आकार के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत हम डीएनए के खंडों को अलग अलग करते हैं या उनका पृथक्करण करते हैं उसके आकार के आधार पर। इसके अंदर हम एगारोस जेल का उपयोग करते हैं और इन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डाई का उपयोग करते हैं। यह इथिडियम ब्रोमाइड जो डाई है वह पराबैंगनी किरणों के अंदर हमें इन डीएनए सेगमेंट को दिखा देता है। ठीक है, नॉर्मली आप डीएनए को देख नहीं सकते, लेकिन इथिडियम ब्रोमाइड डाई का उपयोग करके आप इसे देख सकते हो आसानी से। ठीक है, इसके बाद है क्लोनिंग वाहक, जिसे हमने क्या बोला है, वेक्टर कहा है। वेक्टर या क्लोनिंग वाहक क्या होता है समझ लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, मतलब एक डीएनए जिसमें हमने अपना चाहा गया डीएनए जोड़ दिया है, उस डीएनए को अब हमें होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र करना है। तो होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वो चाहा गया डीएनए के साथ साथ में जो वाहक डीएनए चाहिए, उसी वाहक डीएनए को हम क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे चाहे गए डीएनए सीक्वेंस को, चाहे गए डीएनए अणु को इस जीव में ट्रांसफ़र करने की सहूलियत प्रदान करता है। इसीलिए हम इसे वेक्टर या वाहक डीएनए कहते हैं। ठीक है, इस वाहक डीएनए की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो आपको याद कर रखनी है। ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जो वाहक डीएनए है उसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, उसमें ORI होना चाहिए, मतलब प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होनी चाहिए। ORI को हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए का वो भाग जो रिप्लिकेट कर सके, जो अपनी प्रतिकृति का निर्माण कर सके, ऐसे गुण उस प्लाज्मिड में या उस वाहक में होनी चाहिए जिससे कि वो क्या बना सके, अपनी प्रतिकृति बना सके। ठीक है, उसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए या ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस ORI के अलावा उसके पास वर्ण योग्य चिन्हक भी होना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में सेलेक्टिव मार्कर कहते हैं। सेलेक्टिव मार्कर, सेलेक्टिव से आपको समझ में आया, सेलेक्टिव मतलब सिलेक्शन करना, मार्कर मतलब मार्क करना। तो ऐसा कोई भी गुण उसके अंदर जिससे हम ये समझ सकें कि ये हमारा रूपांतरित कोशिका है या इसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित है, ये जानने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण योग्य चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे ये प्रोसेस समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसे थोड़ा सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत डीप में मत जाना क्योंकि अब टाइम नहीं है इसे समझने का। तो थोड़ा सा समझा देते हैं बस कि क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये आपके पास क्या है, चलो आपके पास ये प्लाज्मिड है, ये इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322।
ठीक है। इस प्लाज्मिड में आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, जैसे हिंद-3 दिख रहा है, BMH1 दिख रहा है, SAL1 दिख रहा है, PBU1 दिख रहा है, PST1 दिख रहा है, इधर ROP दिख रहा है और ORI दिख रहा है। इनका क्या मतलब है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। तो ये क्या है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस साइट है। मतलब अगर ये इसमें उपस्थित है तो यह एम्पिसिलिन वाले एंटीबायोटिक की मीडिया में भी ग्रो कर सकती है, मतलब विकसित कर सकती है, अपने आप अपना विकास कर सकती है, और टेट्रासाइक्लिन के मीडिया में भी विकास कर सकती है। जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं वो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में यानी माध्यम में विकास नहीं कर सकते, लेकिन जिस जीव में, जिस बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड उपस्थित होगा वो ग्रो कर सकता है यानी विकास कर सकता है। तो अगर हमने इसमें अपना जीन डाल दिया है और इसको हमने कोशिका के अंदर डाला है और यहाँ पर इस मीडिया के अंदर हमने इसको ग्रो करवाया, इसका विकास करवाया, तो ये आसानी से विकसित हो जाएगा, दूसरी कोशिकाएं विकसित नहीं हो पाएंगी। इससे हम समझ जाएंगे कि जो विकसित हुई है वो कोशिकाएं क्या हैं, हमारी युग्मज DNA वाली कोशिकाएं हैं, यानी रूपांतरित कोशिकाएं हैं, और हम उनको अलग कर लेंगे, पहचान लेंगे। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वर्ण युग चिन्ह का उपयोग करना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोरोमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन होते हैं जो इकोलाई में वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं। ठीक है, सामान्य इकोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है, और ये जो हमने बनाया है वह सामान्य नहीं है, वह हमने बाहर इसको लैब में तैयार किया है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, यह वर्ण योग्य चिन्ह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो हमारा DNA है वो विकसित हो पाए। अगर हमारा जैसे ये प्लाज्मिड था यानी वाहक था, इसके अंदर हमारा DNA यहाँ लगा हुआ है, और अगर इसके पास ORI है मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यह अपनी कॉपी बनाएगा, और जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो ये वाले DNA की कॉपी अपने आप बन जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लोनिंग स्थल वो जगह होती है जहाँ पर हमारा DNA आकर जुड़ता है। विजातीय DNA या बाहरी DNA आकर जहाँ पर जुड़ता है उसे हम क्लोनिंग स्थल कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम विजातीय DNA को यानी जो हमारा पुनर्युगज DNA है उसे किस विधि से स्थानांतरित करेंगे। तो हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को या विजातीय DNA को किसी भी कोशिका में डालने के लिए हम 2-3 तकनीक का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक तकनीक है सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन तकनीक। मतलब इंजेक्शन की विधि का उपयोग करके आप जंतु कोशिका में सीधे ही क्या करोगे, केंद्रक के भीतर उस DNA को डाल दोगे। दूसरी विधि है जिसका उपयोग हम पौधों के लिए करते हैं, जिसे हम बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। इसमें हम गन की सहायता से क्या करते हैं, अपने DNA को उस पौधे के अंदर डाल देते हैं। तीसरा है कि हम क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो DNA की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम संक्रमित कर देते हैं, और संक्रमित करने के बाद जो DNA है वो परपोषी कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। अब आता है पुनर्युगज DNA प्रौद्योगिकी के प्रक्रम कि अभी तक हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी, हमने इसमें क्या क्या उपयोग किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया। दूसरा हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया, जो वो तकनीक है जो इन DNA खंडों को अलग करती है। और तीसरा हमने जो इसमें बात की वह प्लाज्मिड यानी वाहक की बात की, जो हमारा वाहक DNA या संवाहक जो है उसका हम इसमें उपयोग करते हैं। तो ये 3 टूल का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं, 3 सामग्री का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम DNA को अलग अलग करेंगे, पृथक्करण करेंगे, उसके खंड बनाएंगे। DNA खंड को हम समवाहक से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस पुनर्युगज DNA का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण कर देंगे, और परपोषी कोशिकाओं को बाद में संवर्धन या वंचित उत्पाद के लिए उसका निष्कर्षण करेंगे। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो हमें करना है। कौन कौन से स्टेप हो गए इसमें, कौन कौन से स्तर हो गए। पहला प्रक्रम DNA का पृथक्करण, फिर DNA का खंडन, फिर DNA के खंड को संवाहक से जोड़ना, और संवाहक से जोड़ने के बाद पुनर्युगज DNA को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना, फिर परपोषी कोशिका के माध्यम में
व्यापक स्तर पर संवर्धन और वंचित उत्पादों का निष्कर्षण। ये हम इसमें अब समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डीएनए का पृथक्करण यानी अनुवांशिक पदार्थ का हम क्या कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे कोशिका है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा। तो सबसे पहले हमें कोशिका तोड़नी पड़ेगी, इसकी कोशिका की झिल्ली, इस कोशिका भित्ति में तोड़नी पड़ेगी। इस कोशिका भित्ति को तोड़ने के बाद हम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिका को तोड़कर खोल रहे हैं तो हम आरएनए, प्रोटीन और लिपिड वगैरह को भी बाहर तोड़ देते हैं। तो सब जो जीवाणु की कोशिका होती है लाइसोजाइम एंजाइम से तोड़ते हैं, पादप कोशिका को सेलुलोज एंजाइम से तोड़ते हैं, कवक की कोशिका को हम काइटिनेज एंजाइम से तोड़ते हैं। ठीक है, इसको बाद तो इसे टूट जाता है, टूटने के बाद हम राइबो न्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं, जैसे आरएनए टूट जाएगा, प्रोटीज एंजाइम का उपयोग करेंगे तो प्रोटीन टूट जाएगा, और उसके बाद जो बच गया वो हमारा क्या है, डीएनए। और डीएनए के साथ में हम क्या मिला देते हैं, उसमें चिल्ड इथेनॉल मिला देते हैं, यानी द्रुत शीतित इथेनॉल को मिला देते हैं, जिससे जो डीएनए हमें अवक्षेपित होकर यानी प्रेसिपिटेट होकर मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, हमें डीएनए मिल गया। इस स्टेप को फिर से समझ लो, प्रैक्टिकल में भी काम आता है कि अगर हमने पौधे की कोशिका में से निकालना है तो हम सेलुलोज एंजाइम का उपयोग करके पादप कोशिका को तोड़ देंगे। अगर हमें फंजाई से निकालना है, कवक से निकालना है, तो हम काइटिनेज एंजाइम का उपयोग करके कोशिका को तोड़ देंगे। और अगर हम उसे बैक्टीरिया या जीवाणु से निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लाइसोसोम एंजाइम का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डीएनए को काटेंगे। काटने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम से जब हम इसे काट देंगे तो काटने के बाद हमें उसे अलग अलग करना पड़ेगा, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम अपने डीएनए खंडों को डाल देंगे और डीएनए खंड ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब डीएनए खंड अलग अलग हो जाएंगे तो इनको हम वापस लेके बाहर निकाल के इनका संवर्धन कराएंगे। संवर्धन मतलब पीसीआर का उपयोग करेंगे, इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। लेकिन इस पीसीआर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोसेस जो है वो समझ लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, पीसीआर का बस एक ही काम है कि ये क्या करती है, जैसे एक आपके पास डीएनए खंड है तो उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बना देती है, लाखों करोड़ों कॉपी एक टाइम में बना देती है। तो किसका काम होता है, पीसीआर का काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पीसीआर के बाद हम जब इसके डीएनए के हमने बहुत सारे खंड बना लिए, मतलब कॉपी बना ली, तो इन कॉपियों का उपयोग हम किस में करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, पुनर्युगज डीएनए के निर्माण में। तो पुनर्युगज डीएनए हमने बना लिया, उसको लाइगेज करवा दिया, जुड़वा दिया, और जोड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे, परपोषी कोशिका में इसका स्थानांतरण करेंगे। और स्थानांतरण हमने कैसे किया था, उसी तरह से या तो हम जीन गन का उपयोग करेंगे, या फिर हम माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करेंगे, या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका दीप उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद हम बाहर जो हमारा कोशिका है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, उसमें से हम बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के लिए हम बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। इस बायोरिएक्टर के अंदर हमारा जो वांछित प्रोटीन है उसका उत्पादन होने लगता है। प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य क्या है, वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये हम क्या कर रहे हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें, एक पीसीआर, बायोरिएक्टर और एक और है जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये तीनों तकनीक आपको याद करनी है और ये तीनों 3-3 नंबर में पूछी जाती हैं एग्जाम में, और इनको हम कल डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन बैंक से पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे पूछिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।